हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार प्लस एकेडमी पर। आज मैं यूपी टेट पर्यावरण के 80 प्लस क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो कि आने वाली टेट की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। पर्यावरण की मैं 2 वीडियो कराऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इनसे ही आपके लगभग सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो कृपया आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन ए वाशिंगटन, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी रियो डी जेनेरिया या ऑप्शन डी ब्यूनस आयर्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी रियो डी जेनेरियो। ये कहाँ पर स्थित है? ब्राज़ील के अंतर्गत। 1992 में पृथ्वी का पहला शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसके 5 साल बाद 1997 ईस्वी में पृथ्वी का दूसरा शिखर सम्मेलन हुआ था। इसे +5 के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान नीरी अवस्थित है। ऑप्शन ए बेंगलुरु में, ऑप्शन बी हैदराबाद में, ऑप्शन सी नागपुर में या ऑप्शन डी देहरादून में। तो नीरी कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, नागपुर। इसे अच्छे से याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी मनीला या ऑप्शन डी नैरोबी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, नैरोबी। नैरोबी कहाँ पर है? ये केन्या में। इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी बीजिंग, ऑप्शन सी एम्स्टर्डम या ऑप्शन डी नैरोबी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, एम्स्टर्डम। जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? एम्स्टर्डम में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1980 या ऑप्शन डी 1986। तो देखिए, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। 1920 में क्या आया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था और 1980 में क्या आया था? वन संरक्षण अधिनियम। ये अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है पर्यावरण के अंतर्गत। एक बार मैं दोबारा बता देना उनको। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था और 1980 में वन संरक्षण अधिनियम और 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2010 में। देखिए क्या था? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, जो कि पर्यावरण संबंधी जितने भी मामले थे उनकी सुनवाई कहाँ पर होती थी? NGT के अंतर्गत। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया? 2010 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया, यानी किस देश ने प्रारंभ किया? ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी चीन या ऑप्शन नंबर सी भारत या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए, ग्रीन आर्मी जो का गठन किया गया था वो ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा किया गया। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। ऑप्शन ए जी टेलर ने, ऑप्शन बी DR स्टोडर्ट ने या ऑप्शन सी AG टॉन्सले ने या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना थी वो AG टॉन्सले ने 1935 ईस्वी में जैविक और अजैविक घटकों को मिलाकर की थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, AG टॉन्सले। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पृथ्वी का सर्वाधिक बड़ा पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए जलमंडल, ऑप्शन बी स्थलमंडल, ऑप्शन सी जैवमंडल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा कौन सा होगा? इसमें
वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जैव मंडल। जैव मंडल के अंतर्गत ही स्थल मंडल और जल मंडल सब आ जाते हैं, तो इसको मिलाकर क्या बनता है, जैव मंडल। तो सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा होगा, जैव मंडल। इसको अच्छे से याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है। ऑप्शन ए तालाब, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी धान का खेत, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो कृत्रिम पारितंत्र है वो कौन सा है, धान का खेत। इसको सही अच्छे से याद रखें, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए महासागर, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी पर्वत, या ऑप्शन डी मरुस्थल। तो देखिए सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है वो कौन सा है, महासागर होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। इन्हें अच्छे से याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए वायु, ऑप्शन बी वनस्पति, ऑप्शन सी जीवाणु, या ऑप्शन डी जानवर। देखिए जैविक घटक कौन सा नहीं इसमें, ऑप्शन नंबर ए वायु। वायु जो है वो जैविक घटक नहीं है। बाकी वनस्पति, जीवाणु और जानवर ये कैसे हैं, सब जैविक घटक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। वायु कैसा घटक है, अजैविक घटक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है। ऑप्शन नंबर ए गाय, ऑप्शन नंबर बी मोर, ऑप्शन सी बाघ, या ऑप्शन डी हरे पौधे। तो देखिए जो हरे पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, उत्पादक घटक कहलाते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। और जो हरे पौधों पर निर्भर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। और जो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, द्वितीय उपभोक्ता। तो ये क्या है, एक श्रृंखला बनती रहती है। चलिए देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा की मात्रा घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने पर ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, घटती है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ये नियम किसका नियम कहता है, लिंडेमान का नियम। लिंडेमान का 10% का नियम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जीव भार का प्रामीण किस पारिस्थितिक तंत्र में सदैव उल्टा होता है। ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी घास स्थल, या ऑप्शन डी शुष्क स्थल। तो देखिए जीव भार का जो प्रामीण होता है वो सदैव उल्टा किस पारिस्थितिक तंत्र में होगा, वो तालाब में होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए रासायनिक चक्र, ऑप्शन बी भूवैज्ञानिक चक्र, ऑप्शन सी जैव भू रासायनिक चक्र, या ऑप्शन डी भू रासायनिक चक्र। तो देखिए पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, जैव भू रासायनिक चक्र। इसे अच्छे से याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पारिस्थितिक पदचाप के माप की इकाई है। ऑप्शन ए भूमंडलीय हेक्टर, ऑप्शन बी नैनोमीटर, ऑप्शन सी क्यूबिक टन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पारिस्थितिक पदचाप की जो इकाई होती है वो भूमंडलीय हेक्टर होती है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसे अच्छे से याद रखें। निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिक मित्र नहीं है। ऑप्शन ए बबूल, ऑप्शन बी यूकेलिप्टस, ऑप्शन सी नीम, या ऑप्शन डी पीपल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। जो है यूकेलिप्टस का जो पेड़ होता है वो पारिस्थितिक का मित्र नहीं होता है, क्योंकि ये जो है जल का अवशोषण बहुत ज़्यादा करता है, इसलिए इसको पारिस्थितिक का शत्रु भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है। ऑप्शन ए इकोटोन, इकोटाइप, ऑप्शन बी इकैड, या ऑप्शन सी इकोस्फीयर, या ऑप्शन डी इकोटोन। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी होगा, इकोटोन। जो अलग अलग समुदाय होते हैं उनके बीच का जो संक्रांति क्षेत्र वो क्या कहलाता है, इकोटोन कहलाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। ऑप्शन ए इकोक्लाइन, ऑप्शन बी हेलोक्लाइन, या ऑप्शन सी पिक्नोक्लाइन, या ऑप्शन डी थर्मोक्लाइन। तो देखिए जो घनत्व प्रवणता को दर्शाता है वो कौन सा दर्शाता है, पिक्नोक्लाइन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। हेलोक्लाइन के दर्शाता है किसी जल निकाय में लवण प्रवणता को ये दर्शाता है। थर्मोक्लाइन क्या है, किसी भी जल निकाय में गहराई के साथ ताप में परिवर्तन को ये दर्शाता है। इसे अच्छे से याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
जैव विविधता का अर्थ है? ऑप्शन ए विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, ऑप्शन बी विभिन्न प्रकार के जंतु, या ऑप्शन सी एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। देखिए जैव विविधता का सबसे अच्छा अर्थ कौन सा होगा? एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। किसी निर्धारित क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के पादप, अलग अलग प्रकार के जंतु पाए जाएंगे, वही क्या है? जैव विविधता कहलाती है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए सी जी वेरो, ऑप्शन बी डी कास्त्री, या ऑप्शन सी वाल्टर सी रोसेन, या ऑप्शन डी डी आर बैटिस। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, वाल्टर सी रोसेन। ऑप्शन नंबर सी, वाल्टर सी रोसेन ने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी जामनगर में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में, या ऑप्शन डी पांडुचेरी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, जामनगर गुजरात में। जो भारत का पहला नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी है वो कहाँ पर है? जामनगर गुजरात में स्थित है। इसको अच्छे से याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, ऑप्शन बी शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में, या ऑप्शन सी शंकुधारी वनों में, या ऑप्शन डी उत्तर ध्रुवीय वनों में। तो देखिए जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर में और 10 डिग्री दक्षिण में जितना भी क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर क्या है? सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। तो देखिए जो वो क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जैव विविधता में परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, ऑप्शन सी पृथ्वी पर एक समान रहती है, ऑप्शन डी ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। तो देखिए जैव विविधता क्या है? एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। तो देखिए ये पृथ्वी अगर मान लो हमने बीच में ये क्या है? भूमध्य रेखा हो गई, तो ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो जैव विविधता जो होती है वो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में क्या है? यहाँ पर बर्फ है, तो बर्फ में ज़्यादा ना तो जंतु रह सकते और ना यहाँ पर पेड़ पौधे यहाँ पर उग सकते। तो जो उद्ध्रुव होते हैं यहाँ पर तो जैव विविधता सबसे कम होती है। बाकी जो भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर में और 10 डिग्री दक्षिण में, ये इतने क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। तो क्या होगा? हमारा जो ऑप्शन क्या कह रहा है कि जैव विविधता में परिवर्तन होता है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। अगर हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे तो जैव विविधता क्या होगी? बढ़ेगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर बात करें पर्वतीय क्षेत्रों में, तो पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचाई बढ़ने पर जैव विविधता क्या होती है? घटती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर जो टेम्परेचर होता है वो कम होता जाता है और वहाँ पर वनस्पतियाँ फिर बहुत कम उगती हैं और वहाँ पर जंतु भी बहुत कम रहते हैं। तो इसलिए पहाड़ों पर ऊंचाई पर जैव विविधता कम होती है और नीचाई क्षेत्र में जैव विविधता ज़्यादा होती है। और पृथ्वी की बात करें तो भूमध्य रेखा के आसपास जो क्षेत्र है वहाँ पर जैव विविधता सबसे अधिक होती है। इसे अच्छे से याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए बी यहाँ पर गलती से लग गया, ऑप्शन नंबर ए होगा, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। शांत घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में, या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में। तो देखिए शांत घाटी या साइलेंट वैली ये कहाँ पर है? केरल में स्थित है। इसको अच्छे से याद रखें। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और बात कर लें फूलों की घाटी, तो फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अगर शांत घाटी आ जाए तो केरल और फूलों की घाटी उत्तराखंड, इन दोनों में कंफ्यूज ना हो। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? यानी कि हॉटस्पॉट का मतलब सबसे ज़्यादा भारत में जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन है गंगा के मैदान में, ऑप्शन बी सुंदरबन में, ऑप्शन सी पूर्वी घाट में, ऑप्शन डी पश्चिमी घाट में। तो देखिए भारत में दिए गए विकल्पों में सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता है, या फिर अगर ओवरऑल जैव विविधता की बात करें भारत में, तो वो कहाँ पर होती है? वो पश्चिमी घाट में होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। पश्चिमी घाट में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय यानी इन सीटू पद्धति नहीं है। स्वस्थानीय मतलब होता है जहाँ पर उनका जन्म हुआ और वहीं पर उनका संरक्षण कर रहे हैं, तो वो तो होते हैं स्वस्थानीय। अगर जन्म कहीं हो रहा है, उनको वहाँ से कहीं और ले जाकर उनका हम संरक्षण कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो एक्स सीटू हो जाता है, यानी बाह्य स्थानीय हो जाता है। वो क्या कहलाता है, बाह्य स्थानीय। तो इसमें स्वस्थानीय की बात कर रहे हैं। देखिए जितने भी वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं और राष्ट्रीय पार्क हैं यानी राष्ट्रीय उद्यान हैं, वो क्या कहलाते हैं, ये सब स्वस्थानीय होते हैं। क्या होते हैं, स्वस्थानीय। और बाकी इनको छोड़कर जितने भी जैसे वनस्पति उद्यान है, ये वनस्पति उद्यान है, और इसके अलावा हमारे जितने भी एक्वेरियम होते हैं और चिड़ियाघर हैं, जीन बैंक है, ये क्या कहलाते हैं, बाह्य स्थानीय कहलाते हैं। ठीक है, इन्हें अच्छे से याद रखें। तो देखिए इसमें क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थान पद्धति नहीं है। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और ऑप्शन नंबर सी में क्या है, ये राष्ट्रीय पार्क भी है, और वन्यजीव अभ्यारण्य। ये वनस्पति उद्यान जो होता है वो नहीं होता, राष्ट्रीय उद्यान होता है इस पर, तो तब तो क्या होता है, वो इन सीटू हो जाता है। लेकिन ये वनस्पति उद्यान है, तो ये इसका सही आंसर यानी कि क्या हो जाएगा, एक्स सीटू हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये इन सीटू नहीं है, ये कैसा है, एक्स सीटू है। बाकी बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य कैसे होते हैं, इन सीटू होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से एक्स सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्य तक प्रयुक्त होती है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑप्शन डी मीथेन। तो देखिए जो एक्स सीटू संरक्षण के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग जीन बैंक में किया जाता है, इसे अच्छे से याद रखें। द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, USEPA द्वारा या IUCN द्वारा या WWF के द्वारा या फिर IGBP के द्वारा। तो देखिए जो रेड डाटा बुक होती है, जिसमें जो जीव जंतु होते हैं उनके बारे में विभिन्न कैटेगरी बांट रखी हैं, लुप्त प्रजाति या संकटग्रस्त प्रजाति, उसको अलग अलग उसमें बांट रखा है। तो उसमें ये कौन जारी करता है, IUCN इसको जारी करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो। ऑप्शन ए 15 वर्ष से, ऑप्शन बी 25 वर्ष से, या ऑप्शन सी 40 वर्ष से, या ऑप्शन डी 50 वर्ष से। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, 50 वर्ष से। अगर कोई भी प्रजाति 50 वर्ष से अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई तो उस प्रजाति को हम विलुप्त कैटेगरी की श्रेणी में रख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए डिक्लोफेनेक दवा का अत्यधिक प्रयोग, ऑप्शन बी पेनिसिलिन का दवा का प्रयोग, या ऑप्शन सी जानवरों की अधिक मृत्यु दर, या ऑप्शन डी जानवरों की कम मृत्यु दर। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि गिद्धों को प्राकृतिक का सफाई कर्मी कहा जाता है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। जो एक डिक्लोफेनेक दवा होती है, दर्द निवारक दवा होती है, इसका अत्यधिक प्रयोग करने से ही ये दवा जो होती थी वो दुधारू पशुओं को दी जाती थी, और जब वो मर जाते थे और गिद्ध उनको खाते थे, उससे गिद्धों की क्या हो जाती, मौत हो जाती थी। तो जो ये दवा है डिक्लोफेनेक दवा, इसका अत्यधिक प्रयोग करने से क्या हुआ, गिद्धों की जो संख्या वो तेजी से घटी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही। ऑप्शन ए फाख्ता, ऑप्शन बी डोडो, ऑप्शन सी कंडोर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी डोडो। मॉरिशस की डोडो वृक्ष की प्रजाति है वो प्रजनन में क्या हुई, असफल रही। किसके कारण, एक डोडो पक्षी के कारण। डोडो पक्षी जो पक्षी था वो क्या हुआ, धीरे धीरे लुप्त होता गया। इसी की वजह से जो डोडो वृक्ष की प्रजाति थी वो भी क्या हो गई, प्रजनन में असफल रही। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था। ऑप्शन ए जैव ईंधन के, ऑप्शन बी वनों के, ऑप्शन सी आर्द्र भूमि के, ऑप्शन डी शुष्क भूमि के। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, जो रामसर सम्मेलन था वो किस संबंधित था, आर्द्र भूमि के संरक्षण से। रामसर सम्मेलन के रामसर ईरान में एक जगह है, यहाँ पर 2 फरवरी 1971 को एक सम्मेलन हुआ था आर्द्र भूमि को लेकर, इसको रामसर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसे अच्छे से याद रखें, इसीलिए 2 फरवरी को आर्द्र भूमि विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी
2017, ऑप्शन सी 2007 या ऑप्शन डी 2008। तो देखिए भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित हुआ था। इसे अच्छे से याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 मार्च, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 22 मई या ऑप्शन डी 2 फरवरी। देखिए जितने ये दिवस दे रखे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद रखें। देखिए 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस, और 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। इन्हें अच्छे से याद रखें। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा 22 मई। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस, और 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी जलवाष्प, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, हमें सिर्फ याद रखना है कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है, उससे हम पता चल जाएगा कि फिर प्रश्न पता चल जाएगा कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए मुख्य 6 प्रकार की ग्रीन हाउस गैस होती हैं, हम इनसे अच्छे से याद रखें, फिर इसका हम आंसर देंगे। देखिए कौन कौन सी होती हैं ये प्रमुख ग्रीन हाउस गैस। एक जलवाष्प होती है, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरी मीथेन यानी CO2, CH4 मीथेन, ओजोन O3, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, और एक जलवाष्प CO और H2 को मिलाकर जलवाष्प बनती। तो ये जो गैसें हैं 6 प्रकार की, यही एक ग्रीन हाउस गैस होती हैं, इनके अलावा कोई और ग्रीन हाउस गैस नहीं होती हैं। इसी से हमारा क्या है, सब प्रश्न हल हो जाएंगे, इन्हें अच्छे से याद रखना। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं ये? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। क्या ऑप्शन दे रखे हैं? मीथेन होती है, जलवाष्प भी क्या है, ये भी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसे अच्छे से याद रखें। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी CO जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। बाकी CO2 भी क्या होती है? ग्रीन हाउस गैस होती है, जलवाष्प भी होती है, मीथेन भी होती है, ओजोन भी होती है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होती है, और नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? देखिए कौन सी ऐसी गैस है जो हानिकारक भी है और लाभदायक है? ऑक्सीजन केवल क्या है? लाभदायक। ओजोन लाभदायक, नाइट्रोजन लाभदायक। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है? हानिकारक भी है और लाभदायक। कैसे? ये क्या करती है? ग्रीन हाउस गैस, यानी कि जो कि पृथ्वी के ताप को बढ़ाती है, और इससे क्या हो गई? हानिकारक हो गई। और ये क्या करती है? ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो प्रकाश संश्लेषण में सहायक है, जिससे कि पेड़ पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस का बनाते हैं, और ऑक्सीजन गैस जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण है मानव जीवन के लिए। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो गई और हानिकारक दोनों है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वह है नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए जो धान के खेत से निकलने वाली गैस कौन सी है? जो दलदल स्थानों से जो गैस निकलती है होती है मीथेन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। और मीथेन क्या है? एक भूमि के ताप में वृद्धि करती है, अर्थात ये ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से संबंधित है? ऑप्शन ए वायु प्रदूषण से, ऑप्शन बी ग्रीन हाउस गैस से, या ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन से, या ऑप्शन डी जल प्रदूषण से। तो देखिए इसको अच्छे से याद रखें, जो क्योटो प्रोटोकॉल था वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है? ऑप्शन ए ओजोन परत संरक्षण से, ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन से, या ऑप्शन सी जैव सुरक्षा समझौते से, या ऑप्शन डी प्रदूषण से। तो देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है वो किससे है? ओजोन परत संरक्षण से। ओजोन परत जो है वो कौन से मंडल में होती है? समताप मंडल में स्थित होती है, और सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है, इसलिए ओजोन को सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। और प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये ओजोन से संबंधित सब प्रश्न याद रखें।
मैंने इसमें ये डाल रखे हैं, फिर भी बता दे रहा हूँ, बार बार बताऊंगा इसको, कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंध ओजोन परत संरक्षण से। ओजोन परत किस मंडल में है? समताप मंडल में स्थित होती है। और ओजोन दिवस जो होता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन परत पृथ्वी से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है, इसीलिए इसको सुरक्षा कवच कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना प्रकाशित हुई। ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2012 या ऑप्शन डी 2015। तो देखिए, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना जो प्रकाशित हुई थी वो वर्ष 2008 में हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। वायुमंडल में ओजोन परत वर्षा कराने में सहायक है, प्रदूषण उत्पन्न करती है, या ऑप्शन सी पृथ्वी पर परावैंगनिक किरणों से जीवन रक्षा करती है, ऑप्शन डी वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, पृथ्वी पर परावैंगनिक किरणों से जीवन रक्षा करती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ओजोन परत मुख्यतः स्थित है, ऑप्शन ए क्षोभमंडल में, ऑप्शन बी आयनन मंडल में, या ऑप्शन सी समताप मंडल में, या ऑप्शन डी मध्य मंडल में। तो देखिए, जो क्षोभमंडल होता है वो सबसे निचला मंडल होता है। यहाँ पर क्या है? सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। और समताप मंडल में क्या है? ओजोन परत स्थित होती है। इसे क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर भी इंग्लिश में कहा था। तो कभी कभी इसका नाम इंग्लिश में भी आता है स्ट्रेटोस्फीयर, तो इसको इंग्लिश में भी याद रखें स्ट्रेटोस्फीयर। और हिंदी में से क्या कहते हैं? समताप मंडल। तो ओजोन परत समताप मंडल में स्थित होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक है। ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, या ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, या ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, इसको अच्छे से याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान कौन सा प्रदूषक पहुंचाता है। तो इसको कहते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 16 सितंबर, ऑप्शन सी 22 मई, या ऑप्शन डी 2 फरवरी। देखिए, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी होगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस, और 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। इन सबको अच्छे से याद रखें। चलो देखते हैं नेक्स्ट। भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, या ऑप्शन सी मिजोरम, या ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। बात कर लें सबसे अधिक सघन वन किस राज्य में पाए जाते हैं, तो वो अरुणाचल प्रदेश में, सघनता के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश। और बात करें कि सबसे अधिक प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, तो वो मिजोरम में पाए जाते हैं। अगर सबसे पूछा जाए सबसे कम वन, तो वो फिर हरियाणा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 53, या ऑप्शन डी 44। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 33% क्षेत्रफल पर वन रखने का लक्ष्य है। लेकिन वर्तमान में कितने परसेंट पर वन है? 21% पर वन है, और लगभग 3% पर क्या है? वृक्षों की संख्या। तो कुल मिलाकर 24.01% पर वन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1980, या ऑप्शन सी 1986, ऑप्शन डी 2002। तो ये सभी जो डेट हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक करके इनको समझते हैं। 1972 में क्या हुआ था? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम, सबसे पहले जीवों को संरक्षण किया गया था, उसके बाद वनों का संरक्षण किया गया था, उसके बाद जीवों को और वनों को मिलाकर क्या बना? पर्यावरण। तो उसके बाद 1986 में, यानी 6 साल बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया, और सबको मिलाकर क्या बना? जैव विविधता। तो उसके क्या हुआ था? 2002 में क्या आया था? जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में आया। तो 1972 में सबसे पहले जीवों का संरक्षण किया गया, उसके 8 साल बाद वन संरक्षण अधिनियम 1980 उसके 6 साल बाद 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया, और फिर क्या 2002 में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में आया। तो देखिए, इसका तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये होगा 1972। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? ऑप्शन ए 1973,
ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1974 या ऑप्शन डी 1975। तो देखिए प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? 1973 में। इसे अच्छे से याद रखें। और प्रोजेक्ट हाथी को पूछा जाए तो 1992 में आया था, इसे भी अच्छे से याद रखें। 1992 प्रोजेक्ट हाथी। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। देखिए अगर भारतीय वन्य जीव संस्थान पूछ ले या भारतीय वन्य संस्थान पूछ ले, वन संस्थान कहाँ पर है? ये देहरादून में स्थित है। कहाँ पर है ये? देहरादून। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। भारतीय वन्य जीव संस्थान या भारतीय वन संस्थान कहाँ पर है? ये देहरादून में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी झांसी में, ऑप्शन सी कानपुर में या ऑप्शन डी वाराणसी में। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी झांसी में। तो ये राष्ट्रीय कृषि वानिकी की अनुसंधान कहाँ पर है? ये झांसी में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF का प्रतीक जानवर कौन है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी सफेद भालू या ऑप्शन सी ज्वाइंट पांडा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ज्वाइंट पांडा। WWF का प्रतीक जानवर क्या है? ज्वाइंट पांडा। देखते हैं नेक्स्ट। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या ऑप्शन सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या ऑप्शन डी गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पर स्थित है? ये उत्तराखंड में। इसका पहला नाम क्या था? हैली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। कहाँ पर स्थित है? ये असम में। और कान्हा MP। गिर राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही महत्वपूर्ण, कहाँ पर है? गिर गांव से गुजरात। किसके लिए फेमस है ये? एशियाई शेरों के लिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? एशियाई शेरों के लिए। सभी इंपोर्टेंट है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कस्तूरी मृग, ऑप्शन बी गोल्डन ओरियोल या ऑप्शन सी हंगुल या इसे कश्मीरी स्टैग भी कहते हैं। और इसका ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हंगुल या कश्मीरी स्टैग के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये हंगुल या कश्मीरी स्टैग के लिए प्रसिद्ध है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए बांदीपुर कर्नाटक, ऑप्शन बी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, ऑप्शन सी सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा दे रखा और पिन वैली जम्मू कश्मीर। तो देखिए जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान वो कर्नाटक सही है बिल्कुल। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड बिल्कुल सही है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा ये भी सही है। लेकिन पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में नहीं है। कहाँ पर है ये? हिमाचल प्रदेश में यानी कि HP। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। इसे अच्छे से याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कैमूर लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मणिपुर या ऑप्शन सी मेघालय या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो देखिए कैमूर लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही का सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ या ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी हरियाणा। देखिए बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये झारखंड में स्थित है। इसे अच्छे से याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में स्थित है। अब बात करें छत्तीसगढ़ में कौन सा है तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान और हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए कुछ इंपोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। और भी हैं लेकिन ये महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में और भी हैं। असम के महत्वपूर्ण दो हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान। बाकी असम में कितने हो गए? लगभग 7-8 हो गए, अभी और जुड़े हैं, लेकिन हमें दो याद रखने, काजीरंगा और मानस।
उड़ीसा के सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और सतकोशिया टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर स्थित हैं? उड़ीसा में। इन्हें भी अच्छे से याद रखें। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी केरल। तो देखिए सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है, इसे अच्छे से याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 29 जुलाई को, ऑप्शन बी 22 मई को, ऑप्शन सी 2 फरवरी या ऑप्शन डी 16 सितंबर। देखिए तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस है वो कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को, इसे अच्छे से याद रखें। 22 मई जैव विविधता दिवस, 2 फरवरी आर्द्रभूमि दिवस और क्या होगा 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस। ये भी अच्छे से याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? देखिए नवीकरणीय स्रोत का मतलब क्या है? इनको हम बार बार यूज कर सकते हैं, यानी कि यूज करने से वो खर्च नहीं होते हैं, हमेशा क्या रहते हैं? न्यू रहते हैं, नवीकरणीय। देखिए कोयला को एक बार यूज करने में दोबारा यूज नहीं कर सकते, जल गया तो जल गया। नाभिकीय ऊर्जा एक बार, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा कोई भी हमारा जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम से नाभिक, अगर यूरेनियम एक बार जल गया तो वो खत्म हो जाएगा। बात करें पेट्रोल, एक बार जल गया ये भी खत्म। तो ये क्या है? ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। इनमें से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? सौर ऊर्जा। देखिए सौर ऊर्जा क्या है? अगर सौर ऊर्जा से एक बार इसको यूज में ले लिया तो उसको दोबारा भी उसको यूज में ले सकते हैं। सूर्य की ऊर्जा को ये इससे यूज करने से खत्म नहीं होती है। तो देखिए जो यूज करने से खत्म नहीं होती है क्या होगी? नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। और जो यूज करने से खत्म हो जाते हैं वो क्या होंगे? नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। देखिए नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत यानी कि जैसे इनका नाम आ जाता है परंपरागत और गैर परंपरागत। देखिए जो हमारी परंपरा में, जैसे मानव ने इनकी खोज की, डीजल, पेट्रोल, कोयला, ये सब क्या है? परंपरा में आ रहा है हमारे। ये आगे आगे और कोई खोज हो जाए तो क्या परंपरा में आ रहे हैं, तो परंपरागत स्रोत हो गए। और उससे जैसे और जो प्राकृतिक स्रोत हैं वो क्या होंगे? गैर परंपरागत स्रोत। तो इसको ऐसे ही पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत स्रोत है और कौन सा गैर परंपरागत स्रोत है, या इसको ऐसा ही पूछ सकते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो मैंने दोनों को समझा दिया, इसे अच्छे से याद रखें। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है? ऑप्शन नंबर डी सौर ऊर्जा। और कौन कौन से होते हैं? पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सब क्या है? नवीकरणीय। बाकी कोयला, नाभिक ऊर्जा, पेट्रोल, डीजल, ये क्या है? ये अनवीकरणीय। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत यहाँ गैर परंपरागत। नवीकरणीय को क्या कहते हैं? गैर परंपरागत। ये सौर है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, पन बिजली और जितने प्राकृतिक संसाधन ऊर्जा हैं वो क्या हैं? ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। बाकी ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत कौन कौन से हैं? और परंपरागत स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और आदि, यानी और भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की एक फसल है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बार बार पूछा जाता है, सबको याद होगा। ये कौन सा होगा? जैट्रोफा। इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी जैट्रोफा। बायोडीजल की कौन सी फसल है? जैट्रोफा। इसे अच्छे से याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन का न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करता है, यानी कि बहुत कम प्रदूषण करेगा ऊर्जा का ऐसा कौन सा स्रोत है? तो हाइड्रोजन, ऑप्शन बी डीजल, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी मिट्टी का तेल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जो कि न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। ऑप्शन ए नैसर्गिक पर्यावरण, ऑप्शन बी एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण या ऑप्शन सी शहरी पर्यावरण या ऑप्शन डी आधुनिक पर्यावरण। तो देखिए मानव गतिविधियों से जो परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाएगा? एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। इसको अच्छे से याद रखें, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? ऑप्शन ए PAN, ऑप्शन बी स्मॉग, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड या ऑप्शन डी ओजोन। देखिए प्राथमिक प्रदूषक वो होते हैं वो डायरेक्ट वायु में घुलकर उसको प्रदूषित करते हैं, और द्वितीयक प्रदूषक वे होते हैं जो किसी कंपाउंड से मिलकर बनते हैं। जैसे ओजोन है, ओजोन क्या? ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बने हैं। ये नवजात ऑक्सीजन से मिलकर क्या बन जाएगा? O3 ओजोन। तो ओजोन क्या है? द्वितीयक प्रदूषक है, ये ऑक्सीजन से मिलकर बना है। बाकी PAN भी मिलता है, स्मोक भी क्या है? और से मिलकर बनता है। बाकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो डायरेक्ट क्या है? ये वायुमंडल को प्रदूषित करती है। तो ये क्या है? प्राथमिक प्रदूषक है। बाकी ये तीनों क्या हैं?
द्वितीयक प्रदूषक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। बाकी PAN, स्मॉग और ओजोन ये क्या है? द्वितीयक प्रदूषक हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए प्राथमिक प्रदूषक सल्फर के जितने भी ऑक्साइड हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड आदि, ये क्या कहलाते हैं? प्राथमिक प्रदूषक। और द्वितीयक प्रदूषक कौन से हैं? ओजोन, स्मॉग, PAN यानी पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट आदि, ये क्या क्या है? द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं। इन्हें अच्छे से याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑप्शन डी मीथेन। देखिए मोटर वाहनों से निकलने वाली जो गैस होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत ही हानिकारक गैस है ये और प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत ये आती है। इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए बी होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? ऑप्शन ए ओजोन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड या ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी कार्बन मोनोऑक्साइड CO जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है, हानिकारक है, क्योंकि ये ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन से 200 से 300 गुना तेज घुलती है। तो इसलिए क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक गैस होती है ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। लाइकेंस किसका सूचक है? ऑप्शन ए वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी जल प्रदूषण, ऑप्शन सी मृदा प्रदूषण या ऑप्शन डी ध्वनि प्रदूषण। देखिए लाइकेंस होते हैं वो वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। जहाँ पर वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ पर लाइकेंस नहीं दिखाई देते। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, वायु प्रदूषण। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण प्रदूषण उत्तरदायी हैं? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड या ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड या ऑप्शन डी ओजोन व कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए जो अम्ल वर्षा होती है उसके लिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड उत्तरदायी होते हैं। तो देखिए नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रोजन का ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड किसका? सल्फर का ऑक्साइड है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, यही इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी नॉर्वे या ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, नॉर्वे। नॉर्वे में सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषण है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी शैवाल या ऑप्शन सी आर्सेनिक या ऑप्शन डी विषाणु। देखिए भूमिगत जल को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करने वाला प्रदूषक क्या होगा? आर्सेनिक होगा। इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी होगा। आर्सेनिक जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषक है किसका? भूमिगत जल को प्रदूषण करने वाला। चल देखते हैं नेक्स्ट। नदी जल में प्रदूषण के लिए निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। ऑप्शन ए क्लोरीन की, ऑप्शन बी नाइट्रोजन की, ऑप्शन सी ओजोन की, ऑप्शन डी ऑक्सीजन की। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन की। देखिए जहाँ पर ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा अधिक होगी, DO डिजोल्व ऑक्सीजन अधिक होगी, वहाँ पर BOD यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वहाँ पर क्या होगा? कम होगा। यानी ये इनमें क्या होता है? दोनों में विपरीत संबंध होता है। 1/DO, BOD का होता है 1/DO के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें क्या होगा? जहाँ पर डिजोल्व ऑक्सीजन कम होगी वहाँ पर BOD ज़्यादा होगी। यानी BOD ज़्यादा होने का मतलब क्या है? वहाँ पर प्रदूषण, जल प्रदूषण ज़्यादा है। जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, घुली ऑक्सीजन, वहाँ प्रदूषण कम होगा, तो वहाँ BOD क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन से संबंधित होती है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी पेरिस या ऑप्शन डी रोम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, लंदन। जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए नैनोमीटर, ऑप्शन बी डेसिबल, ऑप्शन सी हर्ट्स या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, डेसिबल।
ध्वनि प्रदूषण को किसमें नापते हैं? डेसिबल में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ग्रीन मफलर संबंधित है। ऑप्शन ए मृदा प्रदूषण से, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण से, ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण से, ऑप्शन डी जल प्रदूषण से। देखिए जो मफलर क्या होता है, कहाँ बांधा जाता है? कान पे, कान को ढकने के लिए। तो कान किसे सुनते हैं? ध्वनि है। तो मफलर, ग्रीन मफलर का संबंध किससे होगा? ध्वनि प्रदूषण से। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 2 दिसंबर 1982, 3 दिसंबर 1985 या 3 दिसंबर 1984 या 4 दिसंबर 1986। तो देखिए जो इसकी घटना हुई थी वो 3 दिसंबर 1984 में हुई थी। 3 दिसंबर आ सकता है या 2 दिसंबर भी आ सकता है। इसमें कोई सा भी, दोनों में से एक डेट कोई सा सकती है, दोनों डेट एक साथ नहीं आएंगी। तो 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी घटना हुई थी। इसी के 2 साल बाद 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में लाया गया था। इसे इससे रिलेट करके याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जो गैस रिस गई थी वह कौन सी थी? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनेट या ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए भोपाल गैस त्रासदी यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव से घटना हुई थी, उसे ही भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। तो इसके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कौन सी गैस थी वो? मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन नंबर सी। फैक्ट्री का नाम था, क्या नाम था? यूनियन कार्बाइड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्न में से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन बी राजेंद्र सिंह या ऑप्शन सी सलीम अली या ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। और सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे? चिपको आंदोलन से, जो कि वनों की कटाई संबंधित आंदोलन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी फ्लोरीन या ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1977, ऑप्शन नंबर बी 1972, ऑप्शन सी 1973 या ऑप्शन डी 1974। तो देखिए जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम वर्ष 1974 में लागू किया गया था। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था? ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1986 या ऑप्शन डी 1985। तो देखिए भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन 1985 में किया गया था। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। इसे अच्छे से याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1991, ऑप्शन नंबर बी 1992, ऑप्शन नंबर सी 1993 या ऑप्शन नंबर डी 1994। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 1993। जो गंगा यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था वो कब किया गया था? 1993 में। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद में, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद में, ऑप्शन सी जयपुर में, ऑप्शन डी जोधपुर में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जोधपुर राजस्थान में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसे अच्छे से याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए औषधि, ऑप्शन बी अंतरिक्ष अनुसंधान, ऑप्शन सी कृषि या ऑप्शन नंबर डी परमाणु भौतिकी। तो देखिए बोरलॉग पुरस्कार है वो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। जो नॉर्मल बोरलॉग थे वो विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। और बात करें भारत में, तो भारत में हरित क्रांति जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन ए जनसंख्या नियंत्रण के लिए, ऑप्शन बी आतंकवाद के विरुद्ध अभियान के लिए, ऑप्शन सी पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए, ऑप्शन डी मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान के लिए। तो देखिए ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिए जाते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए यहाँ पर क्या है, हमारी वीडियो समाप्त होती है। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए इसका एक पार्ट और आएगा जिसमें कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन रखे होंगे, जिसमें
साइंस और यूपी और जनगणना के प्रश्न कवर किए जाएंगे। और इन दोनों वीडियो को मिलाकर आपके जो यूपी टेट में 30 प्रश्न पर्यावरण के आते हैं वो इन्हीं दोनों वीडियो से लगभग आपको मिल जाएंगे। तो कृपया आप लोग इन दोनों वीडियो को 2 से 3 बार देख लें और सभी प्रश्नों की अच्छे से रिवीजन कर लें। चलिए, धन्यवाद।